तो आज भी ज़्यादातर लोग एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ प्रिडिक्शन करने से या फिर फ्यूचर प्रिडिक्ट करने से ही क्यों जोड़ते हैं? मैम, इसका सबसे बड़ा रीज़न है इंसान की उत्सुकता, क्यूरियोसिटी, एंग्जाइटी फ्यूचर को लेके। आदमी हमेशा इस टेंशन में रहता है कि उसके साथ आगे ज़िंदगी में क्या होगा, उसकी शादी कब होगी, क्या उसका कोई बहुत बड़ा बुरा वक्त तो नहीं आने वाला, या उसकी नौकरी कब लगेगी, प्रमोशन कब होगा। तो मतलब कुंडली हमें बताती है क्या हमें जॉब स्विच करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए? जी मैम, कुंडली हमको ये भी बताती है कि जॉब स्विच करनी है या जॉब से बिजनेस में आना है। ये दोनों को हम आराम से बता सकते हैं कि आपको जॉब में ही रहना है तो जॉब स्विच कर लीजिए, या अगर आपका बहुत ही अच्छा वक्त शुरू हो जाए तो जॉब छोड़ के फिर आप। जब भी हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में सुनते हैं तो हमारे मन में कुछ ऐसे सवाल हैं जो रिपीटेडली आते हैं कि हमारी लाइफ में पैसा कब आएगा, हमारी हेल्थ कब अच्छी होगी, कब हमारे प्लैनेट्स एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होंगे जहां हमें अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी, हमारी शादी कब होगी। ऐसे बहुत से सवाल हमारे मन में सिर्फ एस्ट्रोलॉजी को लेके ही आते हैं। इसका मतलब क्या ये हो सकता है कि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एक फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने का टूल है, या फिर एस्ट्रोलॉजी हमें हिडन आर सेल्फ से भी जोड़ता है कि हम एक्चुअली क्या हैं, क्या हमारे हिडन स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, किस पर्पस के लिए हम बने हैं, हम लोग इमोशनली कितना स्ट्रांग हैं, और अगर हम अपने ऊपर काम करें तो हमारे प्लैनेट्स हमें कैसे गाइड करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि कुंडली एनालिसिस एक्चुअली क्या है, क्या होती है कुंडली, एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, और बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं जिसको आज हम आप लोगों के लिए क्लियर भी करने वाले हैं। तो आज इन्हीं सब मिथ्स को समझाने के लिए और उन्हें तोड़ने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं देवाश एस्ट्रो से एस्ट्रो राहुल मोहन जी। तो चलिए सर से ही बात करते हैं और जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी या कुंडली एक्चुअली में क्या काम करती है। वेलकम सर, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम। तो सर, हमने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में सुना, सोशल मीडिया पे लोगों से बातचीत करी, तो लोगों का ना जो परसेप्शन है एक कुंडली को देख के या एक एस्ट्रोलॉजी की बात सुनते हैं तो वो कहते हैं कि भाई फ्यूचर बताने का एक टूल है, इट इज़ अ टूल। तो अगर मैं रियल मीनिंग जानना चाहूँ, व्हाट इज़ कुंडली, इसे आप कैसे बताएंगे? देखिए मैम, इसको मैं अगर आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूँ तो जब एक बच्चा पैदा होता है, जिस दिन पे होता है, जिस वक्त पे होता है, जब वो इस धरती पे पहली सांस लेता है, उस वक्त आकाश में जो प्लैनेटरी पोजीशंस, जितने भी हमारे ग्रह के पोजीशंस बने हुए होते हैं, वो उसी हिसाब से बने होते हैं जो उसके पास्ट लाइफ के कर्मास होते हैं। अच्छा। हाँ जी, जो उसकी पास्ट लाइफ के कर्मास हैं, बुरे हैं, अच्छे हैं, उसी हिसाब से सारे ग्रह उसी कुंडली में आके बैठ जाते हैं, और फिर आगे वही डिसाइड होता है उसकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। तो कुंडली बेसिकली आपके फ्यूचर का एक रोड मैप है। तो मतलब इसे हम ये कह सकते हैं कुंडली एक स्क्रीनशॉट है, जब हम पैदा होते हैं जो आसमान में प्लानिटरी पोजीशंस होते हैं उसका एक स्क्रीनशॉट हो जाता है। एग्जैक्टली मैम, स्क्रीनशॉट होता है जो चेंज भी नहीं हो सकता। अगर कोई ग्रह किसी भी भाव में, किसी भी डिग्री में अगर एक बारी बैठ गया तो फिर वो फिक्स्ड है। तो सर, आज भी ज़्यादातर लोग एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ फ्यूचर प्रिडिक्शन से ही क्यों जोड़ते हैं? मैम, इसका सबसे बड़ा रीज़न है इंसान की उत्सुकता, क्यूरियोसिटी, एंग्जाइटी फ्यूचर को लेके। ओके। आदमी हमेशा इस टेंशन में रहता है कि उसके साथ आगे ज़िंदगी में क्या होगा, उसकी शादी कब होगी, क्या उसका कोई बहुत बड़ा बुरा वक्त तो नहीं आने वाला, या उसकी नौकरी कब लगेगी, प्रमोशन कब होगा। इस सब टेंशन में, एंग्जाइटी में वो आज में जीना भूल जाता है। जी। जबकि उसको अपनी कुंडली एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से एनालिसिस करा के अपने फ्यूचर को मैनेज करने का एक तरीका सीखना चाहिए कि जीवन को आगे कैसे संभालना है और जीना है। अच्छा, मतलब अगर लाइफ में कोई हर्डल्स आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर हम किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, किसी अच्छे एक्सपर्ट से, कंसल्टेंट से अगर हम अपनी कुंडली का पूरा एनालिसिस कराते हैं तो हम जान सकते हैं कि कहाँ हमें संभलने की ज़रूरत है और कहाँ हमें अच्छा ग्रो करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, अगर आपको कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर यही गाइड कर दे कि आपका बुरा वक्त आने वाला है, थोड़ा रुक जाइए, अपने डिसीजंस को थोड़ा रोक लीजिए, इम्पल्सिव डिसीजंस मत लीजिए, और एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से आप चलें कि अच्छा वक्त में अच्छे डिसीजंस लीजिए, बुरे वक्त में थोड़ा रुक जाइए, ठहराव रखिए, तो आपके जो ज़िंदगी आगे आने वाली ज़िंदगी है थोड़ी आसान हो जाती है। कलेक्टिवली थॉटफुल डिसीजंस हो जाते हैं आपके।
तो इसका मतलब ये है कि हम कुंडली को सिर्फ गुड टाइम्स और बैड टाइम को निकालने के लिए या उसको आइडेंटिफाई करने तक ही हम लोगों ने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। किसी भी इंसान की लाइफ में 100% बैड टाइम और 100% गुड टाइम हमेशा नहीं चलता। जी। ठीक है, अगर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो कहीं ना कुछ गड़बड़ तो चलती रहती है। अगर पैसा आ रहा है तो हेल्थ में प्रॉब्लम होगी। अगर वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उस एक्सपेंडेड बिजनेसमैन है, तो अपने घर में टाइम नहीं दे पाता होगा, बच्चों को टाइम नहीं दे पाता होगा, तो उसकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब्ड होगी। तो 100% गुड टाइम का तो कोई मतलब ही नहीं होता है मैम। कुछ ना कुछ नेगेटिव और कुछ ना कुछ पॉजिटिव चलता है। आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जी। आपको इंश्योरेंस का पैसा कब मिलता है? जब कोई प्रॉब्लम हो। जब कोई प्रॉब्लम हो। अगर आपके फोर फादर ने या फादर ने अपने नाम पे टर्म इंश्योरेंस करा रखी है बहुत अच्छे अमाउंट की, तो वो आपको पैसा तो बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन वो कब मिलेगा? उनके जाने के उनके बाद। जाने के बाद। तो दुख भी है और सुख भी है। तो लाइफ में कुछ भी 100% गुड टाइम और 100% बैड टाइम नहीं होता। इंसान को बस ये चीज़ देखनी चाहिए कि जब उसका अच्छा वक्त चल रहा है तो वो ज़्यादा ईगोइस्टिक ना रहे, हवा में ना उड़े, धरती से जुड़ कर चले। और जब बहुत बुरा वक्त चल रहा है तो पेशेंस रखे, क्योंकि ये वक्त भी गुजर जाएगा। हम कहते हैं ना, अच्छा वक्त भी गुजर जाएगा, बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। तो हमें बैलेंस बना के चलना चाहिए। ओके। तो मतलब अच्छा जो टाइम है या बुरा जो टाइम है, हमें एस्ट्रोलॉजी या हम कुंडली को एक एज अ गाइडेंस टूल देख सकते हैं कि हमें इन समय में क्या डील करना है, कैसे डील करना है। एस्ट्रोलॉजी हमें वो बताती है। एज एन एस्ट्रोलॉजर कोई अगर मेरे पास आता है और मुझे दिखता है कि उसका फ्यूचर मतलब उसका टाइम अच्छा चल रहा है, तो फिर हम कहते हैं फुल फोर्स में जो डिसीजन लेना है लो। ये आपका अच्छा टाइम है ना, अच्छा टाइम है तो जो करना है करो, अच्छे डिसीजंस लो, जल्दी जल्दी डिसीजंस लो, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करो, अपने आप को एक्सपैंड करो। और वही अगर आपका बुरा वक्त चल रहा है तो हम कहेंगे थोड़े दिन रुक जाओ, आराम से बैठ जाओ, 6-8 महीने आराम से बैठ जाओ, कुछ पंगे मत लो, कोई डिसीजंस मत लो, अपना पैसा मार्केट में मत लगाओ, ज़्यादा बिजनेस को एक्सपैंड मत करो, जॉब को बार बार चेंज मत करो। अगर एक जॉब आपकी अच्छी चल रही है तो छेड़ो मत उसको। ओके। तो यही एक चीज़ें होती है मैम कि बुरे टाइम को संभाल लो और अच्छे टाइम अगर आपका चल रहा है तो फिर थोड़े अच्छे अच्छे डिसीजन लेकर और आगे बढ़ो। तो सर आप तो बहुत सारे कुंडली एनालाइज करते होंगे, काफ़ी लोग आपसे कंसल्टेंसीज भी लेते होंगे, तो कोई ऐसा फॉर एग्जांपल अगर कोई आप दे पाएँ तो हमें। मैम बहुत से हैं, बहुत से ऐसे एग्जांपल्स होते हैं। खासकर जो आईटी के लोग होते हैं ना, उनके अंदर एक क्यूरोसिटी होती है कि जब उनकी जॉब की स्केल या सैलरी बहुत अच्छी हो जाती है या बहुत टाइम का उनको एक्सपीरियंस होता है ना, तो सबका एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि हम एक रेस्टोरेंट खोल लें। अच्छा। हाँ, रेस्टोरेंट खोलने का, फूड इंडस्ट्री में एंटर करने का बहुत से लोगों का एक ड्रीम होता है, या पता नहीं उनको सबको अच्छा लगता है कि हमें ना मतलब हमको फूड इंडस्ट्री में जाना चाहिए, आईटी छोड़ के फूड आईटी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को छोड़ के फूड इंडस्ट्री में जाना चाहिए या सेकंड बिजनेस करना चाहिए। ओके। तो मैंने बहुत से ऐसे लोगों को रोका है कि भैया अपनी सेविंग्स को मत खराब करो, आपकी अच्छी जॉब चल रही है, अभी बिजनेस में मत जाओ। और ऐसी बहुत से ऐसे डिसीजंस हुए कि मैंने बोला कि अभी जॉब छोड़ दो, अगर आपको बिजनेस करना है, आप सीरियस हो बिजनेस करने के लिए, तो अभी ही छोड़ो और 2-3 महीने के अंदर अपना बिजनेस का जो आपको स्टडी करना है, रेकी करना है, शॉप कहाँ लेनी है, रेस्टोरेंट कहाँ करना है, स्टाफिंग कैसे करनी है, सब करके शुरू हो जाओ, क्योंकि आपका वक्त शुरू हो चुका है, तो शुरू हो जाओ। तो मतलब कुंडली हमें बताती है क्या हमें जॉब स्विच करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। जी मैम, कुंडली हमको ये भी बताती है कि जॉब स्विच करनी है या जॉब से बिजनेस में आना है। ये दोनों को हम आराम से बता सकते हैं कि आपको जॉब में ही रहना है तो जॉब स्विच कर लीजिए, या अगर आपका बहुत ही अच्छा वक्त शुरू हो चुका है तो जॉब छोड़ के फिर आप अपना बिजनेस शुरू कर लीजिए। तो सर क्या हम ये कह सकते हैं कि कुंडली हमारी या तो रिपोर्ट कार्ड है या फिर एक रोड मैप। मैम ये दोनों ही है। पास्ट लाइफ कर्मा का जो हमारा संचित कर्म है वो 80% है, वो रिपोर्ट कार्ड है, वो फिक्स्ड है, जो हमारे साथ होना ही होना है हमारी कुंडली के अकॉर्डिंग। कि मतलब हमने पीछे कितने कितने काम करे हैं, क्या बुरा किया है, क्या अच्छा किया है, सब कुछ उसमें आ जाता उसमें आ जाता है। 80% वो होता है जिसको हम चेंज ही नहीं कर सकते। है। ओके। 20% हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है, जिसके अकॉर्डिंगली हम अपनी लाइफ का रोड मैप तैयार कर सकते हैं, अपनी कुंडली को एनालिसिस करा के कि हमें अपनी ज़िंदगी में क्या आगे ढंग से करना है और क्या नहीं करना है, कहाँ हमें रुकना है, कहाँ हमें बढ़ना है, कौन से वक्त पे हमें आगे चलना है, कौन से वक्त पे ठहर जाना है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कोई गाइडिंग टूल आती है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। तो मैम बेसिकली 20% जो हमारा कर्म है वो जीपीएस ही है कि हम आपको एक गाइडेंस दे देते हैं कि आपको अपनी लाइफ कैसे जीनी, आगे ट्रैफिक है, डाइवर्जन्स है, उसके हिसाब से आपको जीना होता है। हम आपको एक रोड मैप बना के दे देते हैं कि भैया आपकी लाइफ में आगे ऐसे ऐसे चीज़ें होती रहेंगी या उसके इवेंट्स की प्रिडिक्टेबिलिटी है, तो आपको वैसे ही डिसीजंस लाइफ में लेने पड़ेंगे। हमेशा हर पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं है कि लाइफ में फ्यूचर में हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग चले या पॉजिटिव हो।
बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो नेगेटिव होंगी, बुरी होंगी, उसको संभालने की हिम्मत, टाइमिंग, वो भी हम आपको बताएंगे। ओके, तो मतलब सर जब हमारा कार्मिक पैटर्न, जैसे आपने कहा था कि पुनर्जन्म, जो पुराने हमारे जन्मों के कुछ ऐसे कर्म हैं जो वो हमारे साथ स्टिक्ड हैं, जिनके लिए 80% हमारा जो आपने बताया, तो क्या हम उसे बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते या हम उसकी डेंसिटी को कम कर सकते हैं? मैम देखिए, ये तो एक बहस का विषय रहेगा ही कि 80% है या 70% है या 90% है, लेकिन मेजर पार्ट ऑफ द कुंडली को तो हम चेंज नहीं कर सकते। ओके। जो होना है, कब होना है, जब होना है, वो होना ही है। ओके। हाँ, अब जहाँ तक हमारी ये बात आती है कि उसकी इंटेंसिटी को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, शायद वो कर सकते हैं रेमेडीज से और कर्म से। जैसे आपको मैंने बताया कि हम जीपीएस हैं, आपको मैं आप बता दूं कि आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पे कोई ट्रैफिक मिलने वाला है, तो शायद आप ना जाएं, आप कैंसिल कर दें, या जीपीएस को देख के 2-3 घंटे के बाद जाएं। तो यही एक काम होता है हमारा मैम, कि हम किसी भी इवेंट को कैंसिल नहीं कर सकते, हाँ उसकी इंटेंसिटी को थोड़ा कम कर सकते हैं, या आपको उस सिचुएशन को सहने की हिम्मत दे सकते हैं। कि हाँ ये प्रॉब्लम आने वाली है, तुम्हें इतनी चोट लगेगी ही लगेगी, तो यू हैव टू बी रेडी। हाँ जी, ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजर या रेमेडी नहीं है जो इवेंट को ही कैंसिल कर दे। ओके। हम आपको गाइड कर सकते हैं कि ये होने वाला है, बच जाओ। बट सोशल मीडिया पे तो सर हम लोग बहुत बार देखते हैं कि मैंने काफ़ी कहीं सुना भी है कि हम अपने जो पुराने कार्मिक पैटर्न्स हैं उनको तोड़ सकते हैं, उनको उनकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं थ्रू रेमेडीज़। अगर हमें कोई बड़ी मेजर चोट लगने वाली है तो हम रेमेडीज़ करके कुछ छोटी माइनर पे ही निकल सकते हैं। मैम ये एक डिबेट का विषय है एक्चुअली में, क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं है कि आपको कितनी बड़ी चोट लगने वाली थी ओके। या आपके साथ कितना बड़ा इवेंट होने वाला था। हम इसको प्रूफ तो कर नहीं सकते हैं। तो हमारे लिए साइकोलॉजिकल, हमारे लिए ये होता है कि हमने रेमेडी करी है, पूजा पाठ करा है, मंत्र करा है, कुछ भी किया है, तो उससे हमारी चीज़ कम हो गई, इवेंट का जो इंटेंसिटी थी वो कम हो गई है। ओके। लेकिन हम इवेंट्स को कैंसिल नहीं कर सकते। हाँ ज़रूर उसकी इंटेंसिटी को कम तो कर ही सकते हैं। ओके। इतना तो हमको विश्वास भी रखना चाहिए एस्ट्रोलॉजी और रेमेडीज़ पे। तो क्या कुंडली किसी इंसान की पूरी पर्सनालिटी को भी रिवील करता है, बताती है? मैम कुंडली काफ़ी हद तक एक इंसान की पर्सनालिटी को रिवील कर सकती है। उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें उसका लगन, एसेंडेंट चेक करना होता है कि उसके लगन में कौन सी राशि है, वो फायरी है, एरी है, वाटरी है, या उस लगन में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, या उस लगन का मालिक, राशि का मालिक कौन से हाउस में बैठा हुआ है। तो हम फिर उसकी पर्सनैलिटी को थोड़ा बहुत बता सकते हैं कि वो थोड़ा गुस्से वाला होगा, इमोशनल होगा, हवा में बातें करने वाला होगा, ओके। कमिटेड होगा या नहीं होगा। लेकिन मैम इसमें मैं आपको एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा कि अगर हम इसके साथ न्यूमरोलॉजी की हेल्प लें, फिर तो हम 100% किसी की पर्सनैलिटी के बारे में बता सकते हैं। अच्छा, तो मतलब अगर हम एस्ट्रोलॉजी प्लस न्यूमरोलॉजी को क्लब करते हैं तो हम उसकी एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि वो एक्चुअली इंसान जो हमारे सामने बैठा है या जिसकी हम कुंडली एनालाइज कर रहे हैं वो किस तरीके का व्यक्ति है, किस प्रवृत्ति का है। एग्जैक्टली मैम, अगर हम दोनों साइंसेस को मिक्स कर देंगे तो हम उसकी पर्सनैलिटी, हैबिट्स को, नेचर को बहुत आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो कैसा व्यक्ति है और किस नेचर का आदमी है। ओके, तो एस्ट्रोलॉजी से क्या क्या एसेंस पता चलते हैं और न्यूमरोलॉजी से क्या क्या? दोनों ही साइंस से थोड़ा थोड़ा सब पता चलता है, तो इसको कंबाइन करते हैं तो हम एक कंक्लूजन में पहुंच जाते हैं कि हाँ वो आदमी किस टाइप के नेचर का है। क्योंकि फॉर एग्जांपल कुंडली में हमें खाली, हमारे पास लिमिटेशन होती है, कुंडली में हम खाली लगन को, फर्स्ट हाउस को ही देख सकते हैं, और उसी के आसपास ही जो उसकी कॉम्बिनेशंस बन रहे होते हैं उसी पे ही हम बता सकते हैं कि उसका नेचर या पर्सनैलिटी कैसा होगा। जबकि न्यूमरोलॉजी में हमारे पास मल्टीपल कॉम्बिनेशंस होते हैं उसको पूरा एग्जैक्ट बताने के लिए कि वो आदमी का नेचर एग्जैक्टली कैसा है, अग्रेसिव है, इमोशनल है, डिपेंडेंट है, लीडरशिप क्वालिटीज़ है, मतलब मूड स्विंग्स हैं उसके अंदर, एंग्जाइटी रहती है, डिप्रेशन रहता है, हम ये सब बता सकते हैं। तो अगर हम एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को क्लब करें तो हमें एक्यूरेट प्रिडिक्शन दिख सकती है। एज अ पर्सनैलिटी उसको हम पूरा बता सकते हैं। तो सर क्या हम कुंडली से इंसान के नेचुरल टैलेंट्स और हिडन स्ट्रेंथ को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं? मैम बिल्कुल कर सकते हैं, स्पेशली हमारी नैडी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू तो हम इसको बिल्कुल एक्यूरेटली बता सकते हैं कि बच्चे का आगे जो फ्यूचर है या करियर ऑप्शंस है या उसके जो उसका स्ट्रेंथ है, नेचुरल स्ट्रेंथ उसकी क्या है। फॉर एग्जांपल बच्चा 10th के बाद क्या लेगा। बहुत से पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा ये ले, फॉर एग्जांपल साइंस ले, मेडिकल ले या कॉमर्स ले, लेकिन एक्चुअली में उसकी कुंडली हमको एग्जैक्ट बता देती है कि वो बच्चा आगे जाके क्या करेगा। ओके। है ना, कॉमर्स लेगा,
मेडिकल लेगा, नॉन मेडिकल लेगा, आगे जाने के बाद जब उसके कॉम्पिटिटिव पेपर्स होंगे तो वो उसमें पास होगा, मतलब निकाल पाएगा उसको अच्छी तरीके से। हम तो मैम इसको इस तरीके से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जब बच्चे यूपीएससी कर रहे होते हैं उसके बाद वो क्या करेगा, मतलब किस में जाएगा, वो आईपीएस में जाएगा, आईएएस में जाएगा, आईएफएस में जाएगा या आरएस में जाएगा, हम इसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके। हम इसमें आपको ये भी बता सकते हैं कि बच्चा आगे जाके लॉयर बनेगा, सीए करेगा, मार्केटिंग करेगा, आईटी में जाएगा, सब पता चलता है मैम इससे, और बहुत एक्यूरेटली पता चल जाता है। ओके, तो कोई ऐसी अगर आपके पास केस स्टडी हो तो अगर आप शेयर करना चाहें। आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। मेरे पास एक पेरेंट्स आए हैं जिनका बच्चा शायद थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट में यूपीएससी अटेम्प्ट कर रहा है। ओके। तो वो खुद भी कंफ्यूज हैं, उनका बच्चा भी कंफ्यूज है कि उसको आगे कंटिन्यू करे या ना करे। ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है लाइफ का, बिकॉज इसमें पूरा एक साल ख़राब हो जाता है आपका। बिल्कुल सही। ठीक है, तो इनको मैंने 100% विश्वास के साथ बोला कि आप मेरे कहने पे अब इस बच्चे को 1 साल और दीजिए, बिल्कुल मत छेड़िए, इसको पढ़ने दीजिए, जो कोचिंग मांगता है करने दीजिए, इसको 1 साल और दीजिए। उसके बाद ये अपना यूपीएससी निकाल ही लेगा, और इवेंचुअली मैम वही हुआ, उस बच्चे ने यूपीएससी निकाल ही लिया। उसके आगे मैंने उसको फिर प्रिडिक्ट किया था कि उसका मंगल चार्ट में मंगल उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, और हमको आईपीएस के लिए मंगल देखना ही पड़ता है, तो उसने आईपीएस ही करा और वो आईपीएस ही है। ओके, मतलब एस्ट्रोलॉजी बेसिकली नाड़ी एस्ट्रोलॉजी एक्यूरेटली बता सकती है कि एक बच्चा अपने करियर को लेके कौन सी डायरेक्शन पे जाने वाला है, क्या उसको ऑप्ट करना चाहिए जिससे उसका जो टाइम है वो डाइवर्सिफाई ना हो। क्योंकि आजकल बच्चों के अंदर ना, मैंने सर ये देखा है कि वो मेडिकल लाइन में होंगे, फिर कॉलेज में जाएंगे, जब उनको 11th-12th के बाद स्विच करना होता है कॉलेज, तो वो नॉन मेडिकल में चले जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि टेक्निकल फील्ड से फिर एमबीए में आ जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो एक डायरेक्शन में नहीं जा पाते, उनको वो एक डायरेक्शन नहीं मिल पाती, वो गाइडेंस नहीं मिल पाती। मैम वो ना एक ग्रहों का खेल भी होता है। अच्छा। आपके जीवन में एक छोटा सा पीरियड आया जिसको हम कहते हैं अंतरदशा, वो बहुत पॉजिटिव आया, 1-2 साल, 2-3 साल का पीरियड आता है। ठीक है, मैक्सिमम 3 साल का पीरियड आता है किसी ग्रह का। उस पीरियड में अगर आपका कॉम्बिनेशन बना हुआ है वेरी गुड स्टडीज़ का या वेरी गुड एग्ज़ाम में मार्क्स का, तो बच्चा 10th में अच्छे मार्क्स ले आया, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, बच्चे के अंदर भी आ जाता है, पेरेंट्स के अंदर भी आ जाता है, तो वो एकदम से उसको मेडिकल दिला देते हैं कि आप मेडिकल करो, इंजीनियरिंग करो, ये करो। और जहाँ वो पीरियड ख़त्म होता है तो बैक टू स्क्वायर वन, बच्चा फिर बीबीए में, उसमें फिर उसको वो इसी में जाना पड़ता है दोबारा। तो ये होता है, इसलिए हम कहते हैं कि एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से गाइडेंस ले लें, खुद भावुक ना हो, और हमको ट्रस्ट करके हमारी राय पे अपने डिसीजंस ले, आपके साथ अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। तो सर ये तो बात हो गई उसकी स्ट्रेंथ की, उसको गाइडेंस देने की, तो क्या हम उसके फियर्स, उनकी वीकनेस को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं? क्या कुंडली उसको रिफ्लेक्ट करती है? बिल्कुल करती है मैम, हमारी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी इसको भी बहुत अच्छी तरीके से पकड़ लेती है। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हमने इसमें 2 बातें करी है, एक फेयर की बात करी है और एक एंग्जाइटी की बात करी है या क्यूरियोसिटी की बात करी है। मैम फेयर जब आता है जब आपके साथ पास्ट में कुछ बुरा हुआ है, तो आपको एक डर बैठ गया आपकी लाइफ में, कुछ है ना, कुछ डिसीजन लेने में डर लग गया, जो बच्चा घर से निकलने से डरता है, बाहर जाने से डरता है, डर को हम डिफाइन करते हैं डिप्रेशन से। ओके। अगर हमारी कुंडली में कुछ कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं, जिसको हम वैसे अगर आपको मैं टेक्निकली वर्ड्स में बताऊँ तो हाउसेज ऑफ कॉम्बिनेशंस होते हैं 2168 के, तो आप डिप्रेशन में हो, विच इज़ आप पास्ट में कुछ आपके साथ लाइफ में ऐसा हुआ है तो आप डर के रहते हो। फिर एक आप कह रहे हो एंग्जाइटी, एंग्जाइटी हमेशा फ्यूचर को लेकर होती है। और जहाँ तक इनसिक्योरिटीज़ की बात करें, इनसिक्योर लाइफ में आदमी जब ही होता है जब वो आगे फ्यूचर की बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है, जी। इसको एंग्जाइटी कहते हैं। यह भी हमारी नाड़ी में कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं हाउसेस के 7, 8, 12 के, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि एक व्यक्ति कांस्टेंट इनसिक्योरिटी में, क्यूरियोसिटी में, एंग्जाइटी में, स्ट्रेस में रहता है। तो इसको हम बहुत आराम से डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं और आगे बता भी सकते हैं कि आगे उसको डिप्रेशन होगा या एंग्जाइटी होगी। ओके, मतलब आगे आने वाली प्रॉब्लम्स उनकी चाहे मेडिकल हो वो भी प्रिडिक्ट होती हैं? बिल्कुल होती है मैम, हमारे पास नाड़ी में हर तरीके की कॉम्बिनेशन है जिसमें हम आपको बता सकते हैं आपको आगे आने वाली कौन सी मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो मेंटल इलनेस है, चाहे वो बॉडी की इलनेस है। मेजरली सारी टाइप की इलनेस हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं। ओके, तो सर जब हम प्रिडिक्ट कर ही पाते हैं तो क्या हम उसको करेक्ट भी कर सकते हैं? जब हमने उसको देख लिया कि आगे आने वाले टाइम में हमें ये प्रॉब्लम आने वाली है,
तो क्या अभी से ही अगर हम अपनी हैबिट्स को चेंज करें, अपनी चीज़ों को बैलेंस करें, तो क्या आगे आने वाला इवेंट कैंसिल नहीं हो सकता? मैम क्योर तो नहीं कर सकते ना बच सकते हैं, लेकिन हम अपनी हैबिट्स को चेंज करके अब उस बीमारी की इंटेंसिटी को थोड़ा कम कर सकते हैं। जो इंटेंसिटी कुंडली में दिख रही है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। अच्छा। हाँ जी, उसी को तो कर्म कहते हैं ना, कि हम अपने कर्म के थोड़ा अपनी कुंडली को ठीक कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। ओके, मतलब वो बीमारी हमें छू के निकल जाएगी लेकिन ज़्यादा मेजरली इम्पैक्ट नहीं मेजरली करेगी। इम्पैक्ट नहीं करें अगर आपने अपना उस पे काम किया काम है। किया है, प्रिकॉशंस लिया है तो। तो सर, जब हम कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी फ्यूचर प्रिडिक्ट करती है, तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? मैम इसका एक्चुअल मीनिंग ये है कि कुंडली आपकी लाइफ की एक रोड मैप है। इसके थ्रू हम आपकी लाइफ के आगे फ्यूचर के जितने भी मेजर इवेंट्स हैं हम सबको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे? जैसे आपकी शादी कब होगी, अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी, करियर में आप कौन से ऑप्शंस लेंगे, और आपकी जो जॉब है वो अच्छी कंपनी में लगेगी या थोड़ी ठीक ठाक कंपनी में लगेगी, आप अपने घर से पास में काम करेंगे या अब्रॉड में काम करेंगे। ये सारी जो चीज़ें हैं, इवेंट्स हैं, हम सबको प्रेडिक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के थ्रू मैम। अगर मैं मेजरली जानना चाहूँ कि लाइफ में कोई हर्डल आने वाला है, कोई हेल्थ इशू आने वाला है, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम आने वाली है, लाइक जैसे आपने मैरिज की बात करी कि डिवोर्स के केसेस, सेपरेशन के केसेस, तो क्या कुंडली ये हमें इजीली बताती है? मैम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी तो एग्जैक्टली बता देती है कि अगर आप शादी कर रहे हो और आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब्ड है या आगे जाके डिवोर्स हो जाएगा, इसमें हम नाड़ी में तो पूरा एग्जैक्टली बता देते हैं। जो एक्चुअल प्रॉब्लम ये होती है कि लोग मानते नहीं। पहली बात तो लव मैरिज वाले जो कपल्स होते हैं वो तो बिल्कुल नहीं मानते हैं, उनको तो करना ही करना है, फिर वो बाद में ही हमारे पास आते हैं। दूसरा क्या होता है मैम, जब शादी का इवेंट हो रहा होता है तो हर परिवार में 2-3 पंडितों से या 2-3 एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर रहे होते हैं। मतलब लड़की वाले अलग कर रहे होते हैं, लड़के वाले अलग कर रहे होते हैं, फिर लड़की वालों की फैमिली में से कोई उनका रिलेटिव है वो अपने पंडित से भी कुछ ना कुछ पूछ रहा होता है। ऐसे कलेक्टिवली 5-6 एस्ट्रोलॉजर्स उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं मैरिज के उसमें। और अगर हम नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के पास एक ही टूल है, कुंडली मिलान। जी। कुंडली मिलान में अगर मैम आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, अगर कुंडली मिलान एक्चुअली में ठीक है तो जो लोगों की अरेंज मैरिज हो रही है उनके डिवोर्स क्यों हो रहे हैं? जो एस्ट्रोलॉजर्स वैदिक एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं और कुंडली मिलान के थ्रू अरेंज मैरिजेस को कहते हैं हाँ आप कर लीजिए, आपके सारे गुण मिल गए हैं, ठीक ठाक गुण मिल गए हैं, फिर उनके डाइवोर्सेस क्यों होते हैं? एग्जैक्टली, द मेन पॉइंट इज दैट। इसीलिए मैम हमारी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर देती है कि भैया हम तो, हमारे पास मैम एक ही बात होती है, हम आंसर यस करते हैं या नो करते हैं, हमारे पास बीच में कुछ नहीं होता। अगर आप मेरे पास आए हैं और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि ये 2 कुंडलियां हैं, इनकी आपस में शादी होनी चाहिए, तो हम इसमें कुछ घुमा नहीं सकते। हम या तो आपको यस करेंगे या नो करेंगे। ये आपकी किस्मत है कि आप हमने अगर हमारी बात मान ली और आपने शादी नहीं करी तो आप बच गए, और अगर आपने नहीं मानी हमारी बात और आपने शादी कर ली तो फिर आपके साथ तो वही होना जो इवेंचुअली लिखा ही है, 80% जो फिक्स्ड है वो होना ही होना है आपके साथ। ओके, तो मतलब हम इतना तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि लाइफ में हमारी जो शादी है या हमारी जो हेल्थ इश्यूज हैं कब आएंगे? इवेंट्स को मैम प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उनका एक टाइम फ्रेम होता है कि मतलब एक योग होता है, मतलब 3-4 महीने का, 6 महीने का हम एक टाइम स्पैन लेते हैं। एग्जैक्टली नहीं बता पाते कि इस डेट को इस टाइम में आप बीमार पड़ोगे, ये तो नहीं हो पाता, लेकिन हाँ हम आपको ज़रूर इतना गाइड कर देते हैं कि हाँ आने वाले 4 महीने के बाद आपके साथ प्रॉब्लम शुरू होने वाली हैं। ओके, मतलब एक छोटा इंडिकेशन मिल जाता है कि टू बी वेयर, एक अवेयरनेस अलार्म मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल मिल जाता है मैम। तो सर, अगर इसे हम और डेप्थ में जानना चाहें कि एस्ट्रोलॉजी क्या बताती है, इवेंट्स या पॉसिबिलिटीज़? मैम एस्ट्रोलॉजी पॉसिबिलिटीज़ भी बताती है और इवेंट्स भी बताती है, एग्जैक्ट टाइम नहीं बताती है। जिस साइंस को हम फॉलो करते हैं, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, जो हमारे गुरु हैं उमंग तनेजा जी, उन्होंने ही ये साइंस को ओरिजिनेट किया है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी को ओरिजिनेट किया है। तो हम मेजर इवेंट्स के बहुत हद तक योग और टाइमिंग्स को मतलब 2-3 महीने के अंदर तो हम बता ही देते हैं कि शादी इस महीने में आपकी हो ही जाएगी, चाइल्ड बर्थ आपका हो जाएगा, इस महीने आपकी नौकरी लग जाएगी आपका। बहुत से लोग तो वीज़ा के लिए बहुत परेशान होते हैं, वीज़ा नहीं लग रहा तो वीज़ा लग जाएगा, ये सब हम आराम से बता देते हैं। एक टाइम फ्रेम होता है, 1-2 महीने का टाइम फ्रेम होता है, वो हम लेके चलते हैं। लेकिन मैम एस्ट्रोलॉजी को बहुत से लोग ना, एक मिसकंसेप्शन है कि हमको ये पता है कि कल सुबह 10 बजे क्या होने वाला है। वो तो मेरे को भी नहीं पता क्या होने वाला है। हम आपको एक टाइम फ्रेम ज़रूर दे सकते हैं कि आपके साथ वो इवेंट होगा और वो होगा,
कोई और झूठ नहीं इस है। टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग होगा। हाँ, उसमें थोड़ा बच के चलो या अपने हिसाब से चलो, वो मतलब आपको हमने बता दिया कि आपके साथ ये होने वाला है। एग्जैक्ट टाइमिंग्स, ऐसे लोगों को मतलब बहुत से लोगों का ऐसा कन्फ्यूजन होता है कि हमको ये भी पता है कि हम टाइम भी बता देंगे, तो वो हमारे पास ऐसी कोई टाइम मशीन नहीं है, कोई जादू की कोई छड़ी जादू की नहीं है। छड़ी नहीं है हमारे पास। लेकिन हाँ, हम बहुत प्रिसाइसली बहुत कम वक्त को हम बीच में ले आते हैं। मतलब एक हफ्ते के शायद सेंटर में बता देंगे कि हफ्ते में कुछ हो जाएगा, 7 दिन में, 10 दिन में हो जाएगा, इतना हम बता देते हैं। आने वाले 1 महीने में, आने वाले 6 महीने में आपकी लाइफ में क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हाँ जी मैम, बिकॉज उसके अंदर फिर हम क्या करते हैं, ट्रांजिट, गोचर को भी ऐड करते हैं कि हमारी जो प्रेजेंट अभी ऊपर जो ग्रहों की चाल चल रही है वो किस हिसाब से चल रही है, उसको जब हम आपकी कुंडली से ऐड करते हैं और फिर जब हम प्रिडिक्शन करने की कोशिश करते हैं, तो हम बहुत सटीक टाइम पे पहुंच सकते हैं। फिर भी मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि किसी भ्रम में मत रहिए, हफ्ते 10 दिन का एक गैप रहता ही रहता है। वो तो है ही सर। कोई भी एस्ट्रोलॉजर एग्जैक्ट प्रिडिक्शन अगर कर रहा है तो उसके पास कोई ऐसी पावर ही होगी कि वो बिल्कुल प्रिसाइजली कोई टाइम डेट बता पा रहा मैं तो किसी को ऐसे जानता नहीं हूँ, कोई कर रहा हो तो मुझे पता नहीं है। है। मैं तो ओके। अपने गुरु को जानता हूँ, वो बहुत अच्छी और प्रिसाइसली एग्जैक्ट प्रिडिक्शन करते हैं, उन्हीं से हमने सीखा हुआ है। तो सर जैसे आपने बीच में मेंशन भी किया था, आपने स्टार्टिंग में भी मेंशन किया था, जो हमारी कार्मिक पैटर्न है, जो हमारे पुराने पिछले जन्म के कर्म हैं, वो 80% वो पूरे फिक्स्ड होते हैं। तो इट मीन्स उसके अकॉर्डिंग हमारा फ्यूचर चल रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो फ्यूचर है वो फिक्स्ड है बिल्कुल? मैम, ये सवाल ना हमेशा एक डिबेट का विषय रहा है, लेकिन इसको मैं जितनी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ उतनी करने की कोशिश करता हूँ। हमारा फ्यूचर एक्चुअली में 90% 80% तो फिक्स्ड ही है। जो होना है वो होकर ही रहेगा। जी। फिर अगेन हम अपने कर्मों से, एक अच्छी एस्ट्रोलॉजर की गाइडेंस से अपने उस लाइफ के पैटर्न्स को, हैबिट को, डिसीजंस को चेंज कर सकते हैं और उसके हिसाब से चल सकते हैं। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और आप बोलते हैं मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर दो तरीके से बात करता है। एक कहता है परहेज ले लो, कि भैया अगर आपका पेट खराब है तो खिचड़ी खाओ, हल्का खाना खाओ, तला हुआ मत खाओ। और सेकंड, फिर वो दवाइयाँ देता है। वैसे एक एस्ट्रोलॉजर होता है मैम। अगर आप हमारी बात मान लेंगे, परहेज कर लेंगे, थोड़े दिन हमारे हिसाब से चल लेंगे, और जो हम उपाय दे रहे हैं साइंटिफिकली, जो हमें लगता है जो आपकी हेल्प करेगा, वो आप कर लेंगे, तो काफ़ी प्रॉब्लम, जो आपकी 80% जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं या फिक्स्ड कर्मास हैं, उसको आप कम से कम हैंडल करने की हिम्मत तो आपको मिल ही जाएगी, कम से कम। मतलब जैसे कहते हैं ना, प्रिस्क्रिप्शन के साथ थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी मिलती हाँ है। जी, काउंसलिंग भी मिलेगी आपको, और प्रिडिक्शन भी मिलेगी, और उपाय भी मिलेंगे। तो जो उपाय आप लोग सजेस्ट करते हैं वो पर्टिकुलरली, जैसे आपने कहा, साइंटिफिक मेथड से करते हैं, तो उसमें क्या, जैसे आजकल हम उपाय देखते हैं, दाल आटा चीनी जो हमें दान में देनी है, कोई काले कुत्ते को रोटी डालो, तो क्या ऐसी इस तरीके के उपाय होते हैं या क्या होता है? मैम देखिए, उपायों का तो सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट था वो तो लाइफ की चेंजेस का था, अपने खुद के अंदर चेंज लाना होता है। वो तो हमने, एग्जैक्टली। लोगों ने, इंसान ने अपने अपने हिसाब से चीज़ों को चेंज करना शुरू कर दिया। जो चीज़ इजी है वो कर लेता है, जो चीज़ मुश्किल है वो नहीं करता। तो दान करना, पूजा करना, नग पहनना, रुद्राक्ष पहनना, मतलब दुनिया भर के उपाय करना उसके लिए आसान है, लेकिन अपने आप को चेंज करना, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना, वो मुश्किल है। एग्जैक्टली। फिर आपको दोबारा एग्जांपल देता हूँ। आदमी ड्रिंक करना नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसके साथ लीवर की गोली ज़रूर खा लेगा। तो उसको वो चाहिए कि उसको उसको बेसिकली एक कुछ ऐसा मैजिक चाहिए, कंप्लीट। लेकिन वो खुद नहीं चेंज होना चाहता। और एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये है कि आप लाइफ के पैटर्न्स को समझो, कुंडली को समझो, और फिर उसके हिसाब से आप चलो, अपनी लाइफ में चेंजेस लाओ। जब तो हम कहते हैं ना, ज़िंदगी जितनी सात्विक चलेगी उतना अच्छा रहेगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कुंडली की बेटर अंडरस्टैंडिंग अगर किसी को होती है या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से वो कंसल्ट करता है, तो उसकी लाइफ में जो उनके डिसीजंस हैं वो बहुत स्मूथ हो सकते हैं। देखिए मैम, इंसान अपनी लाइफ में जब ही गलत डिसीजन लेता है जब उसकी कुंडली में या हॉरोस्कोप के हिसाब से उसका गलत पीरियड चल रहा होता है। ओके। जब उसकी कुंडली में बुरा वक्त चल रहा होगा तो जब ही वो सारे गलत डिसीजंस लेगा, इम्पल्सिव डिसीजंस लेगा, इमोशनल डिसीजंस लेगा, बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठा लेगा। तो हम एज एन एस्ट्रोलॉजर, हमारा यही काम है उसको ये गाइड करना कि भैया अभी आपका वक्त ठीक नहीं चल रहा, तो आप थोड़े दिन रुक जाइए, आप ये डिसीजन मत लीजिए। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आपको उस रोड से जाना है तो उस रोड से मत जाइए, इस रोड से चले जाइए, सही बात दूसरा रूट ले लीजिए, उस रूट से मत जाइए। तो हम कम से कम अगर किसी को ढंग से गाइड कर पाए, जो उसकी कुंडली का, उसकी फ्यूचर का एक रोड मैप बना पाए, तो उसकी काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो सर जैसे कि बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो एकदम से इंसॉल्वेंट हो जाते हैं या उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो एकदम डिक्लाइन हो जाते हैं,
तो क्या वो भी एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्ट करती है कि अब इनकी लाइफ में एक ऐसा स्टेज आने वाला है? मैम अगर वो किसी ढंग के एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करेंगे तो शायद उनके साथ ये चीज़ हो ही ना, ओके। है ना। बिकॉज अगर आप एक इंसान को ये समझना चाहिए कि जब उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है और बहुत स्पीड से हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी नीचे आने की भी उतनी ही होती है। जैसे हमारे पास बहुत से एग्जांपल्स है, किंगफिशर है, विजय माल्या का है, जी। ललित मोदी का आईपीएल है। उसने ललित मोदी ने ही आईपीएल शुरू किया था, सही लेकिन अब बात वो है। गायब है या वो मतलब यूके में है। क्यों है? क्योंकि उसका एक हल्का सा ही पीरियड आया था बहुत बड़ा वाला। जैसे होता है ना आज की डेट में हमारा सोशल मीडिया में क्या होता है, ट्रेंडिंग, लेकिन वो ट्रेंडिंग थोड़े दिन के लिए था, स्टेबिलिटी नहीं थी, एक ठहराव नहीं था उनकी कुंडली में। तो क्या हुआ, 2-3 साल का एक हाई मिला, उसके बाद फिर वो गायब हो गए, बिल्कुल। है ना। और जैसे अगर हम किंगफिशर का ही हम एग्जांपल ले तो वो भावुक होके, वो लिकर इंडस्ट्री में थे लेकिन उन्होंने भावुक होके वो एयरलाइंस में भी चले गए, 3-4 चीज़ें उन्होंने और कर ली, उसमें डेप्थ चढ़ता गया, कर्जा चढ़ता गया, इवेंचुअली उनको क्या हुआ, उनको कंट्री छोड़ के जाना पड़ा। अगर यही सब डिसीजंस वो किसी से पूछ लेते या उनके पास कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर होता तो बोलता कि भैया रुक जाओ, मत करो, अगर आप लिकर इंडस्ट्री में हो वहीं पर रहो, तो शायद इतनी गड़बड़, इतने डेप्स, इतने लोन पे होते ही नहीं। जैसे हम कह सकते हैं एक टाइम पे अनिल अंबानी, ही वॉज द किंग, ही वॉज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, बट अगर आज के कंपैरेटिवली मैं देखूं तो उनका जो चार्ट है वो काफ़ी डिक्लाइंड है। तो क्या एस्ट्रोलॉजी वो पीरियड बताती है? बिल्कुल बताती है मैम। एक्चुअली मेरे पास तो उनका चार्ट है नहीं, लेकिन बिल्कुल उनके चार्ट में एग्जैक्टली वही इवेंट्स लिखे होंगे कि कुछ शुरुआत के 10 साल 15 साल सक्सेस होगी, उसके बाद नहीं होगी। लेकिन उनको थोड़ी पता था ये बात। जब वो सक्सेसफुल चल रहे थे तो वो डिसीजन ले रहे थे, वो इन्वेस्टमेंट्स करे जा रहे थे, मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स करे जा रहे थे। अगर उनको उस टाइम वो कोई बोलता कि रुक जाओ या अपने एक सीमित दायरे में ही इन्वेस्टमेंट करो या अपने पूरे बिजनेस को फैलाओ मत, 4-5 जो आपकी इंटरेस्ट के बिजनेस है, जो जिसमें आपका पक्का कमांड है, उसी में रहिए, तो शायद उनका इतना नुकसान नहीं होता। एग्जैक्टली। तो यही तो होता है मैम, लोग उपाय के पीछे भागते हैं, लेकिन लोगों को एक अच्छी प्रिडिक्शन चाहिए कि जो उनको बता पाए कि आगे क्या होने वाला है, अच्छा या बुरा। तो सर अगर मैं आपके हिसाब से, आपके पर्सपेक्टिव से जानना चाहूँ कि आज की जो जनरेशन है वो एस्ट्रोलॉजी, वो ऑकल्ट साइंसेस की तरफ बहुत ज़्यादा मोल्ड होती जा रही है, तो अगर उन लोगों के लिए अगर मैं जानना चाहूँ कि आज की यूथ को इन ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी को किस पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, तो आप इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ठहराव के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। आज की जनरेशन रील्स की जनरेशन है, उनको हर चीज़ बहुत जल्दी चाहिए, या उनको इंस्टेंट। इंस्टेंट चाहिए, उनको 2 मिनट वाली मैगी चाहिए। उनको आदत है जैसे जो ऐप्स होते हैं, जेप्टो ऐप्स, इंस्टा ऐप्स की 2 मिनट में घर में डिलीवरी आ जाए, उनको वैसे रिजल्ट्स चाहिए लाइफ में। मेरे पास भी बहुत कॉल्स आते हैं कि सर, मतलब अब पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं मैं जो आपको बता नहीं सकता, लेकिन सर कल हो जाएगा क्या, परसों काम हो जाएगा क्या। तो ऐसे नहीं होता। उनको एक सेल्फ अवेयरनेस उनको खुद लेनी पड़ेगी इस बात की कि साइंस है, अपने आप को समझो, कुंडली को समझो, और जो इवेंट आपकी लाइफ में होना है वो जब ही होगा, ना पहले होगा ना बाद में होगा। फिर वो आज की जेंजी मुझसे ये पूछती है कि सर रेमेडीज़ बता दो, तो मैं उनको खाली एक ही बात बोलता हूँ, देयर इज़ नो मैजिक इन रेमेडीज़, एग्जैक्टली। है ना। जो होना है वो होना ही बिल्कुल है सही। ना। तो आपको अपने आप को सुधारना पड़ेगा, अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस लानी पड़ेंगी। वही तो नहीं होता सर। हाँ, पेशेंस नहीं है ना मैम, एग्जैक्टली। ठहराव नहीं है, लेकिन ऑप्शन भी तो नहीं है। जो होना है वो तो होना ही है, तो बच्चों को समझना ही पड़ेगा, ठहराव एग्जैक्टली। लाना ही पड़ेगा। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है सर, हर चीज़ उन्हें इंस्टेंट दिख जाती है। अगर कुछ शॉपिंग करनी हो, शॉपिंग ऐप्स में आजकल ऑप्शंस आ गए हैं, डिलीवर इन 30 मिनट्स, डिलीवर इन 10 मिनट्स, तो उनको लगता है कि सारी चीज़ें इतनी क्विक हो रही हैं तो ये चीज़ें भी बहुत क्विक हो जाएंगी। इसमें मैम उनकी भी गलती नहीं है, वो इस साइंस को भी शॉर्टकट देखती है। एग्जैक्टली। क्योंकि बहुत से ऐसी रील्स भी हैं एक्चुअली में जो गलत गाइड करते हैं कि रातों रात आप अमीर बन जाएंगे, ये उपाय किया तो ये हो जाएगा, वो किया तो वो हो जाएगा, जो होता है नहीं। वो सब Exactly. जानते हैं बच्चे, उस बातों में आके एक्चुअली में उस चीज़ को रियलिटी मान लेते हैं। फिर वो जब कॉल करते हैं हमारे को कि सर हमारे को, फॉर एग्जांपल बच्चों का तो मेन क्वेश्चन यही होता है, लव मैरिज, रिलेशनशिप्स, तो उनको इंस्टेंट चाहिए कि सर मतलब आज किसी को देखा है तो वशीकरण कर दीजिए, है ना, या वो उसका कॉल बैक मेरे पास आ जाए। तो मैं ऐसे बच्चों को यही बोलता हूँ कि पेशेंस रखिए और ढंग से ज़िंदगी में चलिए, जो कायदा होता है ज़िंदगी में उसको चलिए, शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, एग्जैक्टली। और ये सब गलत चीज़ें कुछ नहीं होती हैं। तो आपके अकॉर्डिंगली अगर मैं अंत में जानना चाहूँ कि एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, तो वो क्या बताएंगे आप? मैम एस्ट्रोलॉजी
कुंडली, हॉरोस्कोप आपकी ज़िंदगी की चाबी है। अगर आपको अपनी गाड़ी, जैसे आप अपनी गाड़ी ढंग से चलाना सीख गए, वैसे ही अगर आप अपनी कुंडली को समझ गए हो, हॉरोस्कोप को समझ गए हो, तो आप अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से चला पाओगे। फिर वही बात, आगे कैसे क्या करना है, कब रुकना है, कब चलना है, उसी हिसाब से अगर आप चलते रहेंगे ज़िंदगी, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। मैं आपको फिर दोबारा बताता हूँ, 80% 90% हमारा सब कुछ फिक्स्ड है। उसको कैसे हमें हैंडल करना है, बुरा वक्त में रुकना है, अच्छे वक्त में भागना है, बस यही करना है। ओके। और एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करना है। हाँ जी, जो आपको बहकावे में ना लाए, महंगे महंगे उपाय रेमेडीज़ ना बेचे। मेरे को ऐसा लगता है कोई भी एस्ट्रोलॉजर की अच्छी पहचान, मतलब जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर की अच्छी पहचान ये होती है कि कम से कम पहले आधा घंटा तो उसकी काउंसलिंग ही करे, उसको समझाए, उसकी कुंडली के बारे में उसको बताए, विश्लेषण करे, उसके बाद उसको रेमेडीज़ दे। और रेमेडीज़ दे रहा है तो उसको बताए कि वो मैजिक नहीं है, साथ में लाइफस्टाइल चेंजेस भी करने पड़ेंगे। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके एंड आई होप हम दोबारा मिलेंगे। बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, बहुत से ऐसे साइंसेज हैं जिनके बारे में हम और इन डेप्थली आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो, जैसे कि आज हमने पूरा टॉपिक समझा कि कुंडली क्या होती है, कैसे काम करती है, आप लोगों के बहुत सारे मिथ्स थे कि ये सिर्फ आपको प्रिडिक्शन टूल देती है या फिर हम अपने फ्यूचर के सारे इवेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उनको मोल्ड कर सकते हैं। आज के इस पॉडकास्ट के पूरे एपिसोड में आपने ये जाना होगा कि एक्चुअली ये प्रिडिक्शन तो देती है, लेकिन आपको एक रोड मैप देती है कि इससे बचना कैसे है, क्योंकि ये जो इवेंट्स हैं वो ख़त्म नहीं होते, वो कम नहीं होते, उनकी इंटेंसिटी हम कम कर सकते हैं अपनी रेमेडीज़ से। तो अगर आप लॉजिकली इन चीज़ों को देखेंगे, अपनी लाइफ से कनेक्ट कर पाएंगे, तो ये जो अकल्ट साइंस है ये आपके लिए वंडरफुल रिजल्ट लेके आएगी। और ऐसे ही पॉडकास्ट के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें, ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम लेके आ पाएँ। साथ में ही अगर अभी भी आपके कोई क्वेश्चन रह गए हैं, कोई डाउट है, या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं कि आगे हम कौन से ऐसे टॉपिक्स को कवर करें, किन पे आगे जाके ऐसी चर्चा करें सर के साथ वापस, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि आगे आने वाली इन सीरीज़ में हम उन्हें कंसीडर कर पाएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू।